हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज़ ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ इन्फ्लेशन के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग, टाइप्स, उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन के कॉजेज़ से रिलेटेड इसकी दो थ्योरीज़ हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये दोनों इसके कॉजेज़ से ही रिलेटेड हैं। उन्हीं कॉजेज़ को कंबाइन करके ही इसे थ्योरीज़ का जो है वो नाम दिया गया है। उससे पहले हम एक बार इन्फ्लेशन का मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अ परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जब देश में जनरल प्राइस लेवल में लगातार काफ़ी लंबे समय तक इंक्रीज़ होता रहता है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के दो थ्योरीज़ मैंने आपको बताया कि एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के आने के जो कारण होते हैं वो भी दो ही होते हैं। एक तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है और एक कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो डिमांड जब लगातार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है, और दूसरा कारण है कि जब कॉस्ट लगातार इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकती है। तो हम पहले बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये डिमांड की वजह से होता है, यानी कि इसको डिमांड ही पुल करती है। ठीक है, यानी कि डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड एक कंट्री में एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एक्सेस डिमांड हो जाती है, तो उस वजह से देश में शॉर्टेज हो जाती है, इकॉनमी में शॉर्टेज हो जाती है, और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। चीज़ों के रेट बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर जाने लगते हैं। तो उस एक्सेस डिमांड की वजह से जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसे ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रोफेसर केन्स ने इसके बारे में ऐसे बताया है कि जब तक कंट्री में एक सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि पूर्ण रोज़गार का मतलब होता है कि जब देश में जितने लोग काम करना चाहते हैं, जब सबको काम अवेलेबल है। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, अगर हम इससे पहले की सिचुएशन की बात करें, इससे पहले अगर डिमांड बढ़ती है तो उतना ही आउटपुट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टर्स और बिज़नेस को बढ़ाएंगे और काम करेंगे, जिससे आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डिमांड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो डिमांड जितनी बढ़ी उतनी ही सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, इसलिए प्राइस को ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं मिलता। लेकिन अगर कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है और उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई के बढ़ने का चांस नहीं होता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, पूर्ण रोज़गार आ चुका है। देश में जितने लोग काम करके सामान बना सकते थे वो सब बना रहे हैं। इसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई और नहीं बढ़ाई जा सकती, तो जिसकी वजह से सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस एक्सेस डिमांड, ये जो एक्स्ट्रा डिमांड और इंक्रीज़ हुई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और उस एक्सेस डिमांड की वजह से शॉर्टेज हो रही है। ये मतलब जो है वो चीज़ों की कमी हो गई है, और वही कमी या ये एक्सेस डिमांड प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देगी। तो उसका रिज़ल्ट ये होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, और इसे हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन। इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैं ले रही हूँ आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे और एक हम डिमांड का कर्व बनाएंगे। सप्लाई का कर्व मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं 3 रेंजेस इसकी बनाऊँगी। 3 रेंज में बनेगा कि पहले अगर सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक हो, सेकेंड मैं इसको अपवर्ड लेके जा रही हूँ, और तीसरे केस में मैंने इसको वर्टिकल कर दिया है। यानी कि यहाँ पर हम 3 सिचुएशंस पढ़ सकते हैं। अगर सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक है तो क्या इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, और अगर सप्लाई
इलास्टिक रेंज में है, और तीसरा है कि अगर सप्लाई इन इलास्टिक रेंज में है। तो ये हमारा एक कंबाइंड सप्लाई कर्व हो गया जिसमें हमने 3 रेंजेस दिखाई हैं। तो हम पहले बात करते हैं इस रेंज में। सपोज़ हमारा इनिशियल डिमांड कर्व ये है, तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ये हमारी कंट्री में आउटपुट बन रहा है, और इतना जो है वो प्राइस है। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब ये इस तरह से जाएगा। मैं इसको अभी मैंने डिमांड कर्व जो शिफ्ट किया है वो मैंने इसे इलास्टिक रेंज में ही रखा है। तो डिमांड बढ़ गई, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम ये आया है, और हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया। जब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ था तब हमारा प्राइस ओएस था, अब डिमांड बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम ये आया, तब भी प्राइस लेवल हमारा इतना ही है। अब ये इतना ही क्यों है हमारा प्राइस लेवल? क्योंकि डिमांड में जितनी चेंज आया है उतना ही हमारा क्वांटिटी में भी चेंज आया है। मींस हो सकता है कि अभी यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट ना आया हो। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ बताया, अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी उतनी बढ़ जाए तो प्राइस को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ यही हुआ है, डिमांड जितनी बढ़ी सप्लाई उतनी ही बढ़ गई, इसलिए कोई शॉर्टेज हुई ही नहीं जिसकी वजह से प्राइसेस नहीं बढ़े। अब हम बात करते हैं इस इंटरमीडिएट रेंज की जो कि इलास्टिक रेंज है। सपोज़ हमारा डिमांड कर्व ये है, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये हमारा आउटपुट आ गया, और प्राइस लेवल हम यहाँ ले लेते हैं। तो अभी हमारा डिमांड कर्व ये है। अब अगर डिमांड बढ़ जाती है इस रेंज में तो डिमांड कर्व हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो नया डिमांड कर्व D4 हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये आ जाएगा E3। अब इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारा क्वांटिटी हो गया है Q3, यानी कि बढ़ गया है इससे, और हमारा प्राइस भी बढ़ गया है। यानी कि इस रेंज में, इलास्टिक रेंज में, इसमें हुआ क्या है, इसमें डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन डिमांड जितनी बढ़ी है सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाई है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर हम लिख कर देख सकते हैं कि सपोज़ डिमांड में इंक्रीज़ इतना हुआ है, सप्लाई इंक्रीज़ तो हुई है लेकिन थोड़ी सी, तो सप्लाई ने इतनी डिमांड कवर कर ली है, यानी कि इतनी डिमांड तो फुलफ़िल हो चुकी है, लेकिन ये ऊपर की डिमांड जो है वो अनफुलफ़िल्ड रह गई है, यानी कि सारी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो इट मीन्स जितनी डिमांड की शॉर्टेज रह गई है या जितनी डिमांड हमारी पूरी नहीं हो पाई है उतने से हमारे प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। तो इस केस में डिमांड जितनी बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा लेकिन पूरी तरह से तो नहीं बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक सप्लाई ने कवर कर दिया तो बाकी हिस्सा प्राइस ने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक रेंज की। इन इलास्टिक रेंज में हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सपोज़ ये हमारा डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है और हमारा आउटपुट जो है वो Q4 है और हमारा प्राइस लेवल ये है। तो अगर इस इन इलास्टिक रेंज में डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा डिमांड कर्व राइट साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नया डिमांड कर्व हो गया, इसको मैं D6 का नाम दे रही हूँ। हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ गया है लेकिन आउटपुट तो हमारा नहीं बढ़ा। आउटपुट हमारा जितना E4 पॉइंट पे था उतना ही E5 पॉइंट पे है। मींस ये सिचुएशन ये बता रही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का पूरा फुल ऑन मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट मींस यहाँ पर जब सप्लाई इन इलास्टिक है तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ ये है कि डिमांड जितनी बढ़ी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, बिकॉज सप्लाई इज़ इन इलास्टिक।
सप्लाई में चेंज नहीं आ पा रहा है। तो डिमांड जितनी बढ़ी, सप्लाई में बिल्कुल चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वो जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो अनफुलफिल्ड रह गई है और शॉर्टेज हो गई है। तो यहाँ पर प्राइस पूरी स्पीड से बढ़ेगा और ये ओपन इन्फ्लेशन यानी कि प्योर इन्फ्लेशन की सिचुएशन ये है। तो इसे हम कह सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पर हमने जितनी बार भी इन्फ्लेशन का चांस देखा, प्राइसेस के बढ़ने का चांस देखा, उसमें हमने देखा है कि डिमांड के बढ़ने की वजह से ही प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है जो कि है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। उसके बारे में हम बात करते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशन की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो गैप आया है उसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अभी हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आया, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इन दोनों में एक गैप आ चुका है और वो गैप जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो इस गैप की वजह से यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो गैप है यही इन्फ्लेशन क्रिएट करता है और इसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। इसे भी हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी प्रोफेसर कीन्स ने एक्सप्लेन किया था। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये बोलें तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि लोगों के पास जितना पैसा है खर्चने के लिए और मार्केट में जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों के पास 10,000 रुपये हैं, लोगों की कमाई है 10,000 रुपये, उनकी जेब में 10,000 रुपये हैं खर्च करने के लिए, वो 10,000 तक का खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें ही सिर्फ 6,000 रुपये की अवेलेबल हैं। तो ये जो गैप आएगा 4,000 का, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा क्योंकि मार्केट में सिर्फ 6,000 रुपये की चीज़ें हैं लेकिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है, लोग उसको स्पेंड करना चाहेंगे, लोग और डिमांड करेंगे, ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेने के लिए और ज़्यादा रेट्स ऑफ़र करेंगे जिसकी वजह से उन चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। तो वो जो रेट्स बढ़े हैं, वो जो इन्फ्लेशन हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि ये गैप क्रिएट हो गया। गैप किस चीज़ में क्रिएट होगा? लोगों के पास जो पैसा अवेलेबल है उसमें और मार्केट में जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है उसमें, उनमें एक गैप है। यही गैप इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम डायग्राम में हम दिखाएंगे। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा जैसे हमने इन्फ्लेशन के लिए नॉर्मली बनाते हैं। जैसे अभी हमने डिमांड और सप्लाई का देखा, उसमें तो काफ़ी सारे डिमांड कर्व्स बनाए हमने, इसमें हम एक ही डिमांड कर्व जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर हम OX एक्सिस पर हम आउटपुट ले रहे हैं और Y एक्सिस पर मैं डिमांड और सप्लाई कर्व्स जो है वो ले रही हूँ। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री पे जाएगा और यहाँ मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया। एग्रीगेट डिमांड जो होता है ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक 3 सेक्टर इकॉनमी अज्यूम किया है, प्रोफेसर कीन्स ने इस चीज़ को 3 सेक्टर इकॉनमी में एक्सप्लेन किया है। 3 सेक्टर इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आउटपुट है। तो सपोज़ कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है, मैं इसको EF लिख देती हूँ। EF यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद डिमांड बढ़ती है, डिमांड क्यों बढ़ेगी? किसी भी वजह से बढ़ सकती है क्योंकि डिमांड 3 चीज़ों से बनी है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया तो भी डिमांड बढ़ सकती है, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ तो भी डिमांड बढ़ सकती है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जब सरकार देश में खर्चा करती है तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। तो इन तीनों में से किसी भी वेरिएबल में अगर इंक्रीज़ होता है तो एग्रीगेट डिमांड सपोज़ बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया। अब यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका था। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी
तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है। नए इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इतना आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन इतना आउटपुट अभी बना नहीं है। तो इट मीन्स ये दोनों डिमांड कर्व में हम कंट्री में एट प्रेजेंट इस इक्विलिब्रियम पे हैं। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के होते हुए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है और जो बढ़ी है, इनके बीच में ये गैप आ गया है। ये गैप, इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। ये गैप तब पूरा किया जा सकेगा और हम इस इक्विलिब्रियम पे तब आ सकेंगे जब ये आउटपुट बढ़ जाएगा। यानी कि जितनी एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ी है, अगर उतना ही आउटपुट हम बढ़ा के उसको पूरा कर दें तो हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं, तो ये जो हमारा गैप आया है इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी। ये ए बी के बराबर, यानी कि दोनों डिमांड कर्व्स के बीच में जो हमारा गैप है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में करा कि डिमांड के बढ़ने की वजह से जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ भी नाम से क्लियर है, दिस इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि जब कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि कॉस्ट यानी कि लागतों की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो चीज़ों को बनाने की जो कॉस्ट आती है, अगर वो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर ने वेजेस जो है वो ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, तो लेबर की जो वेजेस होती हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, या प्रोड्यूसर का अपना प्रॉफिट का हिस्सा, उसने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, तो इनमें से किसी भी वजह से अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस केस में क्या होता है, एक तरफ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कि चीज़ों की कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर ज़्यादा सामान नहीं बना पाते हैं क्योंकि चीज़ें, रॉ मटेरियल सब महंगा हो गया है, तो प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसमें दोनों तरफ से इकॉनमी जो है वो मार खा रही है। एक तरफ तो चीज़ें महंगी हो गई, कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से देश में रेट्स बढ़ गए, चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई हो रही है, और दूसरी वजह से इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। देश में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा क्योंकि वेजेस इतनी बढ़ गई हैं, तो प्रोड्यूसर्स ने लेबर को निकालना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट डाउन आ जाएगा, प्रोडक्शन डाउन आ जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से इकॉनमी जो है वो मार खाती है। लेकिन जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसमें वो भी कंट्री को अफेक्ट करती है हार्मफुल तरीके से, लेकिन उसमें ये एक फ़ायदा है कि अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रेट स्लो है, यानी कि कम रेट से इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसमें जो है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों कम हो रहा है, तो दोनों तरफ से इकॉनमी जो है वो, ये दोनों तरफ से इकॉनमी के लिए हार्मफुल जा रही है। तो इसको भी हम एक डायग्राम में दिखा सकते हैं। यहाँ पे OX एक्सिस में हम लेंगे, OX एक्सिस पर हम लेंगे आउटपुट को और Y एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस लेवल। तो यहाँ पर पहले हम एक डिमांड कर्व बना लेते हैं और सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है इसको हम एक लेवल पे जाके इनइलास्टिक कर देंगे, यानी कि सप्लाई एक लेवल के बाद जाके कांस्टेंट हो जाती है। और ये मैंने ले लिया डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल आउटपुट लेवल है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल प्राइस लेवल है। अब सपोज़ कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या लेबर ने वेजेस ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, या प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया।
इन सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन कम होने शुरू हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर महंगा हो गया तो अब प्रोड्यूसर पहले जितना मतलब रॉ मटेरियल ख़रीद पाता था, अब उतने ही पैसों में पहले से कम सामान उसको मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो सप्लाई सपोज़ कम हो गई तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ जाएगा लेफ्टवर्ड। तो मैंने नया सप्लाई कर्व जो है वो ये बनाया है, उसको भी हम यहाँ इस इनइलास्टिक पार्ट में लाके ज्वाइन कर देंगे। तो नया सप्लाई कर्व मैंने ये ले लिया S1, ये यहाँ से मैंने ऐसे बनाया है और इसको इसमें ज्वाइन कर दिया है। सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड। तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया। इस नए इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो क्वांटिटी पहले से कम हो गई है और दूसरी तरफ प्राइसेस जो हैं वो हमारे बढ़ गए हैं। यही हमने पहले बात की ऊपर कि एक तरफ तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूसरी तरफ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर यही शो हमने किया है कि क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइसेस भी बढ़ गए। अगर एक बार और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व और पीछे चला जाएगा। तो नया सप्लाई कर्व यहाँ आ गया। अब ये नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारी नई क्वांटिटी हुई। क्वांटिटी पहले से और कम हो चुकी है और प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एवरी टाइम जितनी बार भी ये कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा या लेबर वेजेस बढ़ाएगी, जितनी बार भी कॉस्ट बढ़ेगी उतनी बार सप्लाई कर्व पीछे जाता चला जाएगा, प्राइसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ध्यान रखें, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हम सप्लाई कर्व को चेंज करके दिखाएंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम डिमांड कर्व्स को चेंज करके दिखाएंगे। सो ये थी हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।